डिजाइन फॉर अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। जब आप इसकी बात करते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की, दैट मीन्स एक कंट्रोल यूनिट डिजाइन करना है हमने, उसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं और कैसे हम डिजाइन करेंगे। सो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट प्रोड्यूसेस कंट्रोल सिग्नल्स बाय सॉफ्टवेयर यूजिंग माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस मिलकर के एक माइक्रो प्रोग्राम बनाएंगे, राइट। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। An instruction requires a set of micro operations. Exactly, micro operations are performed by control signals. Instead of generating these control signals by hardware, we use micro instructions. Okay, hardware के through ना करके we use micro instructions. This means every instruction requires a set of micro instructions. This is called its micro program. Okay, so micro instructions मिलकर एक micro program बनाएंगे. That is, micro programs for all instructions are stored in a small memory called control memory. कहीं ना कहीं तो सेव होंगे ना माइक्रो प्रोग्राम फॉर ऑल इंस्ट्रक्शंस, वो स्टोर्ड होंगे कहाँ पर, कंट्रोल मेमोरी में. द कंट्रोल मेमोरी इज प्रेजेंट इनसाइड द प्रोसेसर. So consider an instruction that is fetched from the main memory into the instruction register. Obviously कोई भी इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं वो फैच होते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाला जाता है, दैट इज राइट करा जाता है. उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो डिकोडर एग्जीक्यूट होते हैं. तो द एड्रेस, बेसिकली द प्रोसेसर यूजेस its unique opcode to identify the address of the first micro instruction. ओके, एक opcode होता है, opcode क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन. दैट एड्रेस इज लोडेड इनटू CMAR. CMAR is control memory address register. Full form of CMAR is control memory address register. CMAR passes the address to the decoder. The decoder identifies the corresponding micro instruction from the control memory. A micro instruction has two fields, a control field and the address field. This is field, not file. So correct for you. Micro instruction has two fields, control field and address field. Control field indicates the control signal to be generated and address field indicates the address of the next micro instruction. Easy है, नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल फील्ड एंड एड्रेस फील्ड. क्लियर है यहाँ तक? This address is further loaded into CMAR to fetch the next micro instruction. Okay, आगे कहाँ लोड होगा वो? CMAR में, to fetch the next micro instruction. For a conditional micro instruction, there are two address fields. This is because the address of the next micro instruction depends on the condition. अगर वो ट्रू है कंडीशन का तो वो डिसाइड करेगा अप्रोप्रिएट कंट्रोल फ्लैग से यस इट इज ट्रू. फॉल्स होगा तो कंट्रोल फ्लैग उसका रीसेट रहेगा. सो द कंट्रोल मेमोरी इज यूजुअली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फ्लैश रोम. फ्लैश मेमोरी के बारे में आपको बताया था पहले. फ्लैश रोम एज इट इज राइटेबल येट नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल है फिर भी वो राइटेबल है. एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? The biggest advantage is flexibility. माइक्रो प्रोग्राम का यूज करके आपको कहीं भी जो आपको रिक्वायरमेंट है वही सिर्फ आप लिखेंगे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, रादर देन पूरा प्रोग्राम लिखने के हम माइक्रो प्रोग्राम को प्रेफर करेंगे. तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई हमारे पास. एनी चेंज इन द कंट्रोल यूनिट कैन बी परफॉर्म्ड बाय सिंपल चेंजिंग द माइक्रो इंस्ट्रक्शन. कोई भी चेंज होता है तो आप सिंपली एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को चेंज करके उस प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं. दिस मेक्स मॉडिफिकेशंस एंड अपग्रेडेशन of the control unit very easy. Moreover, software can be much easily debugged as compared to a large hardware control unit. Okay, ये एडवांटेजेस हैं. कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे. ऑब्वियसली हर चीज का कुछ प्लस पॉइंट होता है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होता है. The control memory has to be present inside the processor, that is increasing its size. This also increases the cost of the processor, and the address field in every micro instruction adds more space to the control memory. This can be easily avoided by proper micro instruction sequencing.
ये आपका डायग्राम है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दिख रहा है जो सिग्नल जा रहे हैं CMR कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। फिर डिकोडर है आपका, देन ये आपका बेसिकली जो भी आप फैच कर रहे हो जिसको, वो आपका फैच होगा थ्रू द डिकोडर। सो दिस इज कंट्रोल मेमोरी, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन आपका फैच होता रहेगा। और इस तरीके से आप माइक्रो प्रोग्राम को चेंज करके आप अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन के थ्रू बेसिकली। तो ये पूरा आपका ओवरऑल एक कह सकते हो रोड मैप है। तो टिपिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के लिए बेसिकली क्या लिखते हैं हम, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट प्रोड्यूसेस कंट्रोल सिग्नल्स बाय सॉफ्टवेयर यूजिंग माइक्रो इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल सिग्नल्स कहाँ से आएगा, जो आप माइक्रो इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वहां से। अ प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये पता है आपको। एन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, ये भी पता है। माइक्रो ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल सिग्नल्स, एग्जैक्टली हियर these control signals are generated using micro instructions and this means every instruction requires a set of micro instructions. ओके, सो हर इंस्ट्रक्शन एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड इट्स माइक्रो प्रोग्राम। ये फिर से वही रिपीटेड है चीजें। माइक्रो प्रोग्राम्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन स्मॉल मेमोरी, ये सारी चीजें वही रिपीटेडली है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एडवांटेजेस ड्रॉबैक्स, दिस आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेसर। देन आता है मेमोरी सिस्टम डिजाइन। इसमें मेमोरी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, रीड ओनली मेमोरी क्या है, डी रैम क्या है, डबल ई प्रोम, ई प्रोम, फ्लैश मेमोरी, एफ रैम, एम रैम, टी रैम, ई रोम, एस डी रैम, एस रैम। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई थी लास्ट लेक्चर में और पेंडिंग है, रिप्लाई कीजिए। जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। क्लियर है मेमोरी वाला पूरा पार्ट? ओके। इस वाले उसमें आपका माइक चला जाता है गूगल मीट पे, तो आपका माइक वर्क कर रहा होता है। ओके, जब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो आपका मेमोरी इंटरलीविंग जो होता है, आपका एक मॉड्यूल है पूरा एक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का, वो इस तरीके से, ये डायग्राम प्लीज ड्रॉ कर लीजिए आप। ये एड्रेस बस है आपका, ये एड्रेस रजिस्टर्स हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं, देन आपका मेमोरी एरे एंड देन आपका डाटा रजिस्टर्स है। सो आप ना एड्रेस डाटाबेस, ये छोटा सा एक वो है आपका मॉड्यूल है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का, इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट्स में। AR is your address register and DR is your data register. ड्रॉ कर लिया डायग्राम? ओके, देन कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले आपका एक रजिस्टर मेमोरी होता है। अगर आप देखेंगे ना,
ये डायग्राम क्या शो कर रहा है आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेट। सबसे ज़्यादा फास्ट जो मेमोरी होती है, सबसे ज़्यादा फास्ट एक्सेसिबल होती है, वो होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। याद रखना इस चीज़ को। देन कैश मेमोरी, देन मेन मेमोरी, देन मैग्नेटिक डिस्क एंड देन मैग्नेटिक टेप्स। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फास्टर है, ठीक है ना। कौन सा फास्ट एक्सेस हो सकता है? ये प्राइमरी मेमोरी है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी है। तो इसको भी हायरार्की को ड्रॉ कर लीजिए, इस हायरार्की को भी ड्रॉ कर लीजिए। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में ये हायरार्की होती है। सो आपको यहाँ पर साइज ज़्यादा दिख सकते हैं। मेमोरी रजिस्टर का साइज बहुत कम होता है, फिर ये ज़्यादा साइज है, फिर ये ज़्यादा साइज है। साइज वाइज देखेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक टेप्स का है। लेकिन जब आप स्पीड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है वो रजिस्टर मेमोरी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे रजिस्टर मेमोरी। यानी रजिस्टर जो होते हैं सबसे फास्टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो वो होगा आपका मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। जो भी आपके मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क हैं वो सिंपल आपका मैग्नेटिक वर्क उस पर बात करते हैं, और ऑप्टिकल डिस्क जो है वो लाइट्स पे वर्क करता है। सो पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेस हैं विच आर एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर वाया इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में आते हैं आपके मेन मेमोरी जो होती है आपकी कैश मेमोरी होती है, सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं। मेन मेमोरी में आपके जो आते हैं बेसिकली रैम रोम, ये सारे आपके मेन मेमोरी के अंदर आ जाते हैं। देन दिस इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर। ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम दोनों आप। नोट कर लिया? है वो डन? ओके। ये आपकी परफॉर्मेंस एक्सेस और कॉस्ट पर बिट के हिसाब से इंटरनल मेमोरी है, जो कि आप देख सकते हैं। जो आप कॉस्ट पर बिट की बात करेंगे ना, कॉस्ट पर बिट इंक्रीजेज जैसे जैसे आपका फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इंटरनल मेमोरी इज कॉस्टलियर देन एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा जब आप कंप्यूटर में इंटरनल रैम बढ़वाते हैं तो ज़्यादा कॉस्टलियर होता है। एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है वो इतना ज़्यादा कॉस्टलियर नहीं होता। देन कैश मेमोरीज की बात करेंगे। द कैश इज ए स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी इंटरपोज्ड
बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। कैश हिट्स क्या होता है, मिसेज क्या होता है। देखिए, जब कैश हिट्स की बात करेंगे तो प्रोसेसर डज नॉट नीड टू नो एक्सप्लिसिटली अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कैश, सिंपली इश्यूज रीड एंड राइट रिक्वेस्ट यूजिंग एड्रेस। बेसिकली जब आप रीड राइट की बात करेंगे तो लोकेशन ऑफ द मेमोरी जो भी होगी उसमें वो सर्च करेगा। अगर वो सही जगह पे चला गया, एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पर वो पर्टिकुलर लोकेशन को डाटा, तो वो हमारा कहेगा कैश हिट्स। या रीड राइट ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करेगा, अगर वो अप्रोप्रिएट कैश लोकेशन पे कर दिया उसने, तो कहेंगे कैश हिट्स। अदरवाइज इन केस रीड और राइट इट्स सेड टू बी हैव अकर्ड, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कहेगा कैश मिस। जैसे अगला है, रीड ऑपरेशन फॉर अ वर्ड दैट इज नॉट इन द कैश कंस्टिट्यूट्स रीड मिस, इट causes the block of words containing the requested word to be copied from the main memory into the cache। कैश मैपिंग क्या होता है? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग, जिसमें आपका होता है डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग क्या होता है? जब आप डायरेक्टली इसमें कैश लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं ना कि कहाँ पर स्टोर है मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर, तो डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक का यूज करते हैं। इन दिस टेक्निक ब्लॉक जे ऑफ द मेन मेमोरी मैप्स इनटू ब्लॉक जे मॉड्यूल 128 ऑफ द कैश एज दी डिपिक्टेड इन द फिगर। देखिए, यह आपका मेन मेमोरी ब्लॉक है, यह आपका कैश है। तो पर्टिकुलर जो आपका ब्लॉक होगा, जैसे ब्लॉक 1 से ब्लॉक 1 की मैपिंग कर दोगे, डायरेक्ट मैपिंग होगी। ब्लॉक 0 की ब्लॉक 0 से। सिमिलरली ये आपके ब्लॉक 127 तक रहेंगे, और यहाँ पर जो भी ब्लॉक रहेंगे वो इस तरीके से मैपिंग वाले रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे टैग लगा होता है इसके अंदर ना, तो वो टैग वाला नंबर जो है उसके साथ मैपिंग होती है। अब इसमें देखेंगे अगर आप, टैग मेन मेमोरी एड्रेस जो होता है टैग 5 है, ब्लॉक 7 है, वर्ड 4 है। जैसे whenever one of the main memory blocks 0, 128, 256 is loaded into the cache, it is stored in the cache block 0। 0 हो या 128 हो या 256 हो या पूरा पूरा, जैसे भी 2 रेज टू पावर, जैसे हम कहते हैं ना इसको, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 2 रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 8, 2 रेज टू पावर 9, इस तरीके से चलता जाएगा। लोडेड इनटू द कैश, इट इज स्टोर्ड इन द कैश ब्लॉक 0। ब्लॉक्स 1, 129, 256 अप टू जैसा भी इसके अलावा जो इसका अगला नंबर होगा आर स्टोर्ड इन द कैश ब्लॉक 1 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से चलता जाएगा आपका। ब्लॉक 0 में ये वाले नंबर आ जाएंगे, ब्लॉक 1 में ये हो जाएंगे, जो भी स्टोर्ड कैश ब्लॉक 1 होगा। ऐसे कैश ब्लॉक 2 में आपका जो होगा वो होगा 2, फिर 130, फिर 258, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इतना डिफरेंस लेके चलना पड़ता है। एक ब्लॉक में आपका 2 रेज़ टू पावर 7 नंबर दिख रहा है आपको, यानी 128 का जो है ना साइज लेकर चलना है उसने। तो 128 के डिफरेंस पे जितना भी कैश ब्लॉक 1, 2, 3, 4 हर एक के लिए 127 साइज लेकर चलेगा वो। 128 सॉरी 128 यानी 2 रेज़ टू पावर 7। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका कैश ब्लॉक 0 है, तो कैश ब्लॉक 0 में ना आपका 0 से लेकर के 128 तक, 0 और 128 वाला इसके साथ मैपिंग होगा, सिर्फ 0 और 128 वाला और 256 वाला। ऐसी ब्लॉक 1 वाला जो होगा वो ब्लॉक 1, 129 एंड 257। सिमिलरली जो ब्लॉक 2 होगा वो यहाँ पर आएगा ब्लॉक 2, 130 एंड 258। ऐसी डिफरेंस करके चलते जाओगे तो 127 का उससे आप गैप दे सकते हैं 128 का, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये डायरेक्ट मैपिंग होती है। ठीक है ना? समझ आया ये बात कि नहीं आया? अगर नहीं समझ आया तो मुझे मैसेज करके बताओ, दोबारा समझा दूंगा। समझ आ गया तो यस सर बोल दो। समझ आ गया? ठीक है, ओके। फिर आता है आपका एसोसिएटिव मैपिंग। इन एसोसिएटिव मैपिंग मेथड in which a main memory block can be placed into any cache block position। इसमें कोई भी कैश ब्लॉक पोजीशन में
प्रेजेंट हो सकता है। ये आपका कैश ब्लॉक है, ये आपका मेन मेमोरी है। तो आप इसमें देख रहे हैं ब्लॉक 0 से कोई से भी जा सकते हैं, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5 कैसे भी उसमें प्लेस हो सकता है। इन दिस केस 12 टैग बिट्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई अ मेमोरी ब्लॉक व्हेन इट इज रेजिडेंट इन द कैश। सो 12 टैग बिट्स होंगे इसके अंदर, वो रिक्वायर होंगे, ठीक है। और 4 वर्ड होगा इसमें और 12 टैग। तो इसमें कोई भी आप इसमें डायरेक्टली मैपिंग हो सकती है। इसमें आपका उसके अंदर क्या था कि आपका पर्टिकुलर फिक्स थे, इसमें क्या है एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक है, इसलिए आपका किसी भी ब्लॉक में कोई भी मैपिंग हो सकती है। जो हर एक कोई भी कैश है और कोई भी मेमोरी साइज का ब्लॉक है उसमें आप कर सकते हैं। बट 12 टैग बिट्स रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए मेमोरी ब्लॉक को। The tag bits of an address received from the processor are compared to the tag bits of each block of the cache to see if the desired block is present. This is called the associative mapping technique। और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, सिंपल है। Then set associative आता है आपका, जो another approach is to use a combination of the direct and associative mapping technique। इसमें दोनों combination यूज होता है। The blocks of the cache are grouped into sets and the mapping allows a block of main memory to reside in any block of a specific set। जो भी कैश ब्लॉक होंगे ना, वो ग्रुप बनेगा उनका। जैसे आपका सेट 0 में ये 2 बन गया, सेट 1 में बन गया, सेट 2 में, सेट 3 में, इस तरीके से सेट बन जाएंगे इनके। एंड देन ये क्या होंगे, द मैपिंग अलाउज अ ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी टू रिजाइड इन एनी ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक सेट, ठीक है ना। जैसे आपका ब्लॉक 0, ब्लॉक 64, ब्लॉक 128 बिलोंग्स टू दिस सेट, सेट 0। ऐसी सेट 1 के लिए आपने ब्लॉक 1 दे दिया, ब्लॉक 65 दे दिया, ब्लॉक 129 दे दिया, तो ये सेट वाइज होंगे। दैट मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। तो ये आपके तीनों मेथड थे, डायरेक्ट, एसोसिएटिव एंड सेट एसोसिएटिव। अब इसका तीनों का डायग्राम बना के अच्छे से नोट्स की तरह आपको बनाने हैं और यहाँ तक आपको कर लेना है। अभी आपके हाफ एन आवर की क्लास चलेगी, कुछ दिन की बात है, फिर फुल आवर की चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर समझ आ गया तो यस कीजिए। आज का लेक्चर समझ आया पूरा? ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। कल आपका टेस्ट होगा 1 से लेकर 20 पेज तक, जो भी मैंने इंटरनल दिए हैं वो आपको